हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहद उपगमनों द्वारा किया गया है। वे है आनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। आनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को अनेक कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति वी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया गया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान, वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक आनुभविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूहों एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए तथा बड़े अक्षरों के प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय और प्रचलित है। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 11.1 में दिया गया है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह कैपिटल ए में क्या दिया गया है? उष्णकटिबंधीय, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। उष्णकटिबंधीय हो गया आपका, ये हो गया विषुववृत्त, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। इसके बीच में जितना भी मौसम पाया जाएगा वो उष्णकटिबंधीय हो गया। यहाँ पर साल भर वर्षा होगा, साल भर वर्षा पाया जाएगा। कैपिटल बी शुष्क जलवायु, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। कैपिटल सी कोष्ण शीतोष्ण, सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम। मध्य अक्षांश जलवायु, यह आपका 3 से 18 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग कहेंगे गर्म शीतोष्ण। कैपिटल डी शीतल हिमवन जलवायु, वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 तापमान से 3 डिग्री नीचे, 0 से 3 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल ए शीत, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, इसका हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल एच उच्च भूमि, ऊंचाई के कारण शीत। बड़े अक्षर ए सी डी ई आर्द्र जलवायु को तथा कैपिटल बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित किया करता है। जलवायु समूह को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों एफ, एम, डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ शुष्क मौसम के न होने को एम, मानसून जलवायु को एम को डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर ए, बी, सी तथा डी तापमान की उग्रता वाले भाव को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए एस तथा मरुस्थल के लिए डब्ल्यू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 11.1 में दिखाया गया है। जलवायु समूहों एवं प्रकारों का वितरण 11.1 में दर्शाया गया। ये तो देख लिए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, शब्दावली है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा तब समझ में आएगा। एस हो गया आपका समर ड्राई, इसको हम लोग शीतकालीन वर्षा कहेंगे। और आपका एफ क्या हो गया? फुल मतलब हो गया साल भर वर्षा, ठीक है। और स्मॉल एम में क्या हो जाएगा?
मानसून, मानसून। और स्मॉल डब्लू विंटर, विंटर ड्राई, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन वर्षा। और ये आपका हो गया ठीक है, स्मॉल, स्मॉल एफ ना, साल भर वर्षा, साल भर वर्षा। अब हम लोग देखते हैं कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार, ठीक है। कैपिटल ए में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। एफ कोई शुष्क ऋतु नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साल भर वर्षा होगा। उष्णकटिबंधीय मानसून एम, मानसून लघु शुष्क ऋतु, तो ये हो गया भारतीय मानसून, भारतीय मानसून। ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको देखेंगे। एम मानसूनी वर्षा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क एडब्ल्यू, जाड़े की शुष्क ऋतु। बी शुष्क जलवायु, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी, बी एस एच, एच हो गया तरह आपका हॉट। निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क एवं शुष्क उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, बी डब्ल्यू एच। कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा आपका शुष्कता, शुष्कता। निम्न अक्षांशीय शुष्क, मध्य अक्षांशीय स्टेपी, बी एस के, मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क। के को हम लोग दर्शाते हैं यहाँ पर, के को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं कोल्ड। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, बी डब्ल्यू के, मध्य अक्षांशीय शुष्क। कैपिटल सी कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, सी एफ ए, मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क। मध्य सागरीय, सी एस ए, शुष्क गर्म ग्रीष्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय, सी एस ए। समुद्री पश्चिम तटीय, सी एफ बी, कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म। डी शीतल हिमवन जलवायु, आर्द्र महाद्वीपीय, डी एफ। डी एफ हो गया, एफ हो गया फुल, साल भर, कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण जाड़ा। और उप उत्तर ध्रुवीय, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया विंटर, जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण, ठीक है। ई शीत जलवायु, टुंड्रा, टी से टुंड्रा, सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं, ठीक है। ध्रुवीय हिम टोपी, ई एफ, सदैव हिमाच्छादित हिम। एफ हो गया आपका बर्फ, बर्फ, यहाँ पर बर्फ गिरेगा। एफ उच्च भूमि, उच्च भूमि, एच हिमाच्छादित उच्च भूमियाँ। समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। ये आपका विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इसके बीच में। संपूर्ण वर्ष सूर्य के उदरवस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। जलवायु के इस उष्णकटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जिनके नाम है एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ये हम लोग का भारतीय मौसम है। एम उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एफ उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है। ये आपका विषुवत वृत्त, इसके निकट ये वाला पार्ट, मकर ये कर्क रेखा के अंदर, इसके बीच विषुवत रेखा और कर्क रेखा के अंदर। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप है। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदारहित वन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें कौन सा हो गया, सदारहित, सदारहित वन।
क्योंकि यहाँ पर वर्षा वर्षा और सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगी। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु एवं उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जलवायु विवरण भारत भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी 2006 में दिया गया है। ये हम लोग का हो गया भारतीय उपमहाद्वीप का एम। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एडब्ल्यू। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु एफ प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ और पूर्वी भाग में सीएफ तथा सीडब्ल्यू प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत एडब्ल्यू जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राज़ील के वनों के उत्तर और दक्षिण में, बोलिविया और पराग्वे के निकटवर्ती भागों में तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। तो एडब्ल्यू हो गया आपका बोलिविया और पराग्वे, मतलब साउथ यूएसए में हो गया। और ये पूछा जाता है बोलिविया और पराग्वे क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहाँ है, तो साउथ यूएसए में है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा एफ तथा एम जलवायु प्रकारों की अपेक्षा काफ़ी कम है तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियाँ पाई जाती है। इसमें हो गया आपका पर्णपाती वन। इसको मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया, एक मिनट, ये हो गया आपका विषुवत, ठीक है। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। ये हमारा एम, ये हो गया आपका भारतीय मानसून, भारतीय मानसून मतलब भारतीय महाद्वीप को बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, मानसूनी वर्षा होगा। और यहाँ पर कैसा वन पाया जाएगा, मिश्रित वन पाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया विषुवत और कर्क रेखा के ऊपर कौन सा होगा, ये आपका एडब्ल्यू होगा आपका। ये क्या होगा, पर्णपाती वन होगा, ठीक है। और ये एफ कहाँ पाया जाएगा, ये आपका विषुवत है तो इसके ऊपर पाया जाएगा। ये हो गया आपका, ये हो गया एफ। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। शुष्क जलवायु बी। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा होती है जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है जो विषुवत से 15 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। ये आपका हो गया, ये हो गया 15 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री साउथ। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है जहां तापमान का अवतलन और उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसान क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, यह जलवायु विषुवत की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत से 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः समुद्री आर्द्र पवनें नहीं पहुंच पाती, ठीक है। शुष्क जलवायु को स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क जलवायु बीएस और मरुस्थल जलवायु बीडब्ल्यू में विभाजित किया गया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। 35 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल BWK में विभाजित किया जाता है।
उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु। उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी BSH एवं उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। 58 डिग्री सेल्सियस का नापा गया था 1922 में, ठीक है। और ये आपका कहाँ है? अल अजीजिया ये कहाँ है? लीबिया में। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप में है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ये नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर। सबसे कम तापांतर AF वाले में होगा। सबसे अधिक तापांतर, सबसे अधिक, अरे क्या हो गया, सबसे अधिक तापांतर BWH में होगा। और ग्रीष्मकालीन शुष्कता या शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में होगा। CS में भारत में मिलने वाली जलवायु कौन सा वाला हो जाएगा? AM, ठीक है। भारत में थार मरुस्थल BWH, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु C। कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु कोष्ण और शीत ऋतु में मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CWA। भूमध्य सागरीय CS, ये इंपॉर्टेंट है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु CFA। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CWA। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी ही है, केवल इतना अपवाद है कि इसमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। ये आपका हो गया विषुवत-वृत्त। ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा से ध्रुवों की ओर, ये आपका ध्रुवों की ओर यहाँ पर जलवायु पाया जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु CS, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण है। ये ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ
पछुआ पवनों के प्रभाव में आते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियों तथा मृदु एवं वर्षायुक्त सर्दियों इस जलवायु की विशेषता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होता है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA, ये आपका पूर्वी भाग हो जाएगा। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीप के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियां प्रायः अस्थिर रहती है और पूरे वर्ष भर वर्षा करती है। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषता हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत वार्षिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु CFB, यह हो गया पश्चिमी भाग पर। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, उत्तर कैलिफोर्निया, दक्षिण चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में कोष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है, लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। शीत हिम वन जलवायु D, शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शीत हिम वन जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। DF आर्द्र जाड़ों में से युक्त ठंडी जलवायु और DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। उच्च अक्षांशों में सर्दी की अग्रता अधिक मुखर होती है। आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DF आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होती है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियाँ अधिक उग्र होती है, क्योंकि ध्रुव के ऊपर तो बर्फ पड़ेगा तो वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ेगा ही। शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु DW शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का स्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में उसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होती है। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीनों तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, जो 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। ध्रुवीय जलवायु E ध्रुवीय जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से पूरे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु 2 प्रकार की होती है। टुंड्रा, T से डिनोट किया है टुंड्रा। हिमटोपी EF F हो गया आपका फ्रस्ट मतलब बर्फ। टुंड्रा में क्या होगा, थोड़ा बहुत घास का मैदान मिलेगा। टुंड्रा जलवायु ET टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है।
यह अस्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि अस्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। लेकिन कहाँ पाया जाएगा? तो टुंड्रा जलवायु में पाया जाएगा। हिमटॉप जलवायु ईएफ। हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में यह तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है जिनका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिका जल में खसक कर प्लावी हिमछैलों के रूप में तैरने लगते हैं। और अंटार्कटिक में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। ये प्लेट्यू स्टेशन कहाँ पाया जाएगा? हिमटॉप में, ईएफ वाले जलवायु में। उच्च भूमि जलवायु एफ। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन। जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अपने प्रादुर्भाव से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। भारत भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती है कि ईसा से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से लेकर 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। 2000 से 1700 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन तथा सिल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म, ये आपका हो गया गर्म, पर ये हो गया गर्म, ये हो गया गर्म। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही है। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल की में जलवायु। सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी में 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई है। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया है। सहारा मरुस्थल के दक्षिण स्थित में साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिणी पश्चिम भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहाँ है आपका? साउथ वेस्ट यूएसए, ये पूछा जाएगा। भीषण सूखा पड़ा। फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों और लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण, आर्द्र, शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिनमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने
सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया है। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है। जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो कि एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है, और कलंकों की संख्या घटने से उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती है। यद्यपि ये खोजें आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। एक अन्य खगोलीय सिद्धांत मिलैंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्यातप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ज्वालामुखी क्रिया जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है। ज्वालामुखी उद्भेदन वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देते हैं। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसत तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इससे भूमंडलीय उष्मन हो सकता है। भूमंडलीय उष्मन ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पारेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों की अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। वायुमंडल का तापमान करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। किसके कारण होता है? CO2 के कारण। ग्रीन हाउस शब्द का समयानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया है जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में ऊष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी और विकिरण की लघु तरंगों के पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी। इस प्रकार कांच आधिकारिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है। जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैसें CHGS वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में अनेक सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल तथा इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होता है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगाता है।
वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधनों, तेल, गैस एवं कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। वन अपना वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं। अतः भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण की गई जंगलों की कटाई भी CO2 की मात्रा बढ़ाती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये ग्रीन हाउस में कौन कौन सा गैस पाया जाता है। ये ट्रिक है आपका, मीना का जलवा। मीना का जलवा, मी से क्या हो जाएगा आपका मीथेन CH4। ना से क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। और का क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जलवा का क्या हो जाएगा जलवाष्प। तो ये आपका दिमाग में रहेगा मीना का जलवा। ओके, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है। ओजोन O3 कहाँ समताप मंडल में पाया जाता है, जहाँ पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुँच पाती। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट कर देती है। ओजोन का सबसे अधिक हार्स अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। समताप मंडल में ओजोन के साधारण का हार्स ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुई इस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को तो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है। और ये 35 औद्योगिक राष्ट्र कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका USA हो गया, कनाडा हो गया और ये यूरोपीय यूनियन। ये आपका केस स्टडी है, रोक के पढ़ सकते हैं आप लोग, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट। राष्ट्रों को परिबद्ध किया कि वे सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह एक समान नहीं हो सकता है, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को कुप्रभावित कर सकते हैं। हिम टोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का ऊष्मीय विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को आप्लावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होगी। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक और विशेष विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसा जीवन शैली को अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखें कि दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है। तापमान के बढ़ने की प्रवृत्ति 20वीं शताब्दी में दिखाई दी है।
20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ है, 1901 से 1944, 1977 से 1999। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में भूमंडलीय ऊष्मन 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ है, जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिह्नित है। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए हैं तापमान में 0.6 सेल्सियस अधिक था। 1856 से 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक में दर्ज किया गया। 1998 में संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्राब्दी का सबसे अधिक गर्म है, तो 1998 में दर्ज किया गया है। आइए हम लोग कुछ अभ्यास कर लेते हैं। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा आहर्क है? ये वाला हो जाएगा। सभी महीनों का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। आनुभाविक। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन के पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। एम, ये इम्पोर्टेंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है? कौन सा? 1998। प्रदर्शित करता है, कौन सा हो जाएगा? ACD। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।